हाँ जी, नमस्कार, खम्मांगणी, जय श्री राम, राधे राधे, सभी को नमस्कार। कैसे आप सभी? एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अपने अवसर अकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। एक बार सभी साथी भैया सेशन में जुड़ जाइए और प्यारे साथियों, हम जो बात करने वाले हैं वो पटवार वैकेंसी के लिए, जो भी आपके पास में नज़दीकी घड़ी आपके गले लगने वाली है, तो उस पटवार वैकेंसी से भिड़ने के लिए राजस्थान की, सॉरी, भारत के इतिहास की आपके लिए सभी टॉपिक्स के साथ में एक क्लास लेके आया हूं। इस सेशन में हम जो बात करेंगे वो भारतीय इतिहास के जितने भी टॉपिक्स है, उन सभी टॉपिक्सों को कंप्लीट करते हुए अच्छी तरीके से सेशन की शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले अपने हेडिंग लगानी क्या भैया? भारतीय इतिहास, है ना? अब हम भारतीय इतिहास को नस्ते नाबूद करेंगे। जितनी भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो भारतीय इतिहास के एग्जाम की दृष्टि से, देखो मैं चीज़ें बता सकता हूँ, सभी चीज़ें तो मैं नहीं पढ़ा सकता एक ही क्लास में, लेकिन कुछ चीज़ें पढ़ा सकता हूँ, कुछ बातें कर सकता हूँ, तो उनके बारे में अध्ययन करते हैं। आइएगा, शुरुआत करते हैं सबसे पहले अपने। देखो भाई, ये है नहीं कि मैं 2 घंटे तुम्हें फटाफट पढ़ाऊंगा, यूं तोप फेंकूंगा, गोले नहीं चलाऊंगा। मैं अपने हिसाब से बड़े आसान भाषा में बड़े शांत तरीके से पढ़ाने का प्रयास करूंगा। मुझे हा हल्ला मेरे से नहीं होता। बस आप सभी का, आपके भाई के लिए सहयोग, आपको लगे कि हमारा भाई कुछ अच्छी चीज़ें लेके आया तो ज़रूर चीज़ें एक अच्छा अच्छा कमेंट कर लेना। भारत इतिहास, प्यारे साथियों, सबसे पहले ही बात करते हैं भैया, ये जो विश्व इतिहास है, विश्व इतिहास के जनक, पहली बात तो ये। दूसरी अपने बात करते हैं भारत इतिहास के जनक, भारतीय इतिहास के जनक। तीसरी बात करेंगे अपने राजस्थान इतिहास के जनक, राजस्थान इतिहास के जनक। विश्व इतिहास के जनक कौन है आप सभी को पता है? हेरोडोटस महोदय है। भारत इतिहास के जनक कौन है? वेद व्यास जी है। और राजस्थान इतिहास के जनक कौन है? कर्नल जेम्स टोड। आप कहोगे भैया, आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि आप ऐसे छोटे छोटे सवाल लाओगे। नहीं, मत रखना ऐसी उम्मीद। मैं हर बार आपको जीरो से शुरुआत करवाने की कोशिश करूंगा। जिस भी सेशन में मैं जाता हूँ, जिस भी बैच में जाता हूँ, जहाँ पर भी पढ़ाता हूँ, तो शुरुआत जीरो से करता हूँ ताकि चीज़ें समझ में आनी शुरू हो जाए। हेरोडोट्स का ग्रंथ है स्टोरी का। वेद व्यास जी का ग्रंथ है महाभारत। कर्नल जेम्स टोड के दो ग्रंथ है, एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, दूसरा द ट्रेवल इन वेस्टर्न इंडिया। हेरोडोट्स को सिसरो महोदय ने विश्व इतिहास का पिता कहा है, फादर ऑफ हिस्ट्री का है। सिसरो ने क्या कहा है? फादर ऑफ हिस्ट्री का है, फादर ऑफ हिस्ट्री, इतिहास के पिता का है। किसने? सिसरो महोदय ने। फिर जो हमारे इतिहास में जो सबसे पहला टॉपिक रहता है, जो समझने लायक है, चीज़ें एग्जाम में आने लायक है, वो रहता है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता में चीज़ें नोट करना, बहुत सारी चीज़ें रहती है सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। कुछ चीज़ें आपको बता देता हूँ, पहले से ध्यान रखना। सिंधु घाटी सब, चलो आज बताने का तो है ही नहीं, आज चीज़ें लिखनी ही लिखनी है। आपका रिवीजन, आज आप नहीं लिखोगे, मैं लिखूंगा रिवीजन के तौर पे, फटाफट रिवीजन करना है ना? चलो भाई। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम, अलेक्जेंडर कनिंघम
1921 हड़प्पा पाकिस्तान पंजाब प्रांत। पंजाब प्रांत का एक तो पुराना जिला आता है मोंटगोमरी। वर्तमान जिला आता शाहीवाल। रावी नदी दयाराम सानी। दयाराम सानी। किसकी बात चल रही है? हड़प्पा स्थल की। अवशेषों की बात की जाए कि भैया क्या मिला है? पित्तल, माफ करना, पीतल की इंका गाड़ी, पित्तल नहीं है। पीतल की इंका गाड़ी। मजदूरों के बेरक। 6 की पंक्तियों में 12 अन्नागार। 6 की पंक्तियों में 12 अन्नागार। ईंटों का चबूतरा। हमारे सामने दो चीज रहती है। सर्वाधिक अभिलेख युक्त मूर है। सर्वाधिक अभिलेख युक्त मूर है। और दूसरा रहता है सर्वाधिक मूर है। मूर है। ये तो है हड़प्पा और ये मोहनजोदड़ो। ये कहाँ है? मोहनजोदड़ो। आगे बात समझ में। फिर जो हम बात करते हैं मोहनजोदड़ो की। मोहनजोदड़ो की तो मोहनजोदड़ो के बारे में बहुत सारी चीज़ें भैया क्या हैं। 1922 है। पाकिस्तान का सिंध प्रांत है। सिंध प्रांत का लरकाना जिला है। लरकाना जिले के सिंधु नदी में। R D बनर्जी मतलब राखलदास बनर्जी। इसे और किस किस नामों से जाना जाता है? और इन्हें मुर्दों का टीला कहा जाता है। मृतकों का शहर कहा जाता है। रेगिस्तान का बगीचा कहा जाता है। सिंध का बाग कहा जाता है। सिंध का बाग कहा जाता है। आगे बातें समझ में। ये अपनी सारी बातें किसकी है? मोहनजोदड़ो। ये तो मोहनजोदड़ो का परिचय हुआ है। अब जो हम बात करेंगे, देखो मैं आपको अवशेषों के माध्यम से समझाने का प्रयास करूंगा, है ना। आपने सुना है कालीबंगा। कालीबंगा के बारे में। राजस्थान। हनुमानगढ़। 1953। अमलानंद घोष। नदी कौन सी? घग्गर नदी के किनारे। नदी कौन सी रहती है? घग्गर नदी के किनारे। और ध्यान रखना इनका व्यापक क्षेत्र पर उत्खनन किसने किया है? BB लाल एंड
बी के था पर इनके अवशेषों में क्या मिला है? जूते खेत के साक्ष्य मिले। दूसरी बात, दोहरी फसल शाही मिली है। दोहरी फसल शाही का मतलब होता है एक ही समय में एक ही जगह पर दो फसलें बोना। तीसरी, दीनहीन बस्ती कहा जाता है। तीसरी कालीबंगा से और क्या मिला है? तीनों संस्कारों के प्रमाण मिले हैं, तीनों अंतिम संस्कारों के। तीनों अंतिम संस्कार के प्रमाण मिले। कौन कौन से भैया? पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण, और तीसरा है दाह संस्कार। आगे बात समझ में? अपने एक स्थल रहता है लोथल। लोथल, लोथल कहाँ पड़ता है भाई? अहमदाबाद गुजरात में, बोगवा नदी के किनारे। अपने एक स्थल पड़ता है चनोदड़ो। पाकिस्तान के सिंध में। एन जी मजुमदार। एन जी मजुमदार। अपने एक स्थल पड़ता है बनावली, हरियाणा। आगे बात समझ में? अपने सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तरी और दक्षिणी और पूर्वी और पश्चिमी स्थल जान लेते हैं। अपने सिंधु घाटी सभ्यता के उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम स्थल जान लेते हैं। उत्तर में मांडा जम्मू कश्मीर, दक्षिण में दैमाबाद महाराष्ट्र, पूर्व में आलमगीरपुर, पश्चिम में सुतका गेंडोर, है ना? मांडा अपने कहाँ पड़ता है? जम्मू कश्मीर है। दक्षिण में दैमाबाद कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। पूर्व में आलमगीरपुर कहाँ पड़ता है? प्रदेश में। पश्चिम में सुतका गेंडोर बलूचिस्तान, पाकिस्तान। मांडा जम्मू कश्मीर में। ध्यान रखना, मांडा जम्मू कश्मीर में कौन सी नदी के किनारे? हिंडन नदी। दैमाबाद महाराष्ट्र, पूर्व में आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, पश्चिम में सुतका गेंडोर बलूचिस्तान, पाकिस्तान। मांडा जम्मू कश्मीर अपने लिखो भैया। और उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम। उसका क्षेत्रफल देखा जाए तो क्षेत्रफल 12,99,700 वर्ग किलोमीटर। नदी हिंडन, दैमाबाद महाराष्ट्र, परवरा आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, चिनाब नदी, माफ करना, मांडा जम्मू कश्मीर चिनाब नदी, दक्षिण दैमाबाद महाराष्ट्र परवरा नदी, पूर्व में आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश हिंडन नदी, पश्चिम में सुत्तका गंडर बलूचिस्तान पाकिस्तान। पानी लाना। दास्क नदी। आगे बातें समझ में? ये सारी चीज़ें अपने कंप्लीट है। कहीं ना कहीं ये चीज़ें हमारे लिए क्या है? बड़ी महत्वपूर्ण रहती है। और और बात कर सकते हैं किनका भैया? पवित्र पक्षी, पवित्र पशु, पवित्र वृक्ष, पूजा, समाज। देखो, पवित्र पक्षी, बतख, पशु, वृषभ, वृक्ष, पीपल, पूजा, मातर देवी, समाज,
मातृ सत्तात्मक। मातृ देवी के साथ साथ में पशुपतिनाथ की भी पूजा होती है। फिर जो अपने बात होती है, नेक्स्ट टॉपिक हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है भाई, ऐसे पढ़ाऊंगा जल्दी जल्दी रिवीजन हो जाएगा। वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता के बारे में क्या भाई, कि निर्माता कौन थे? निर्माता कौन थे? आर्य लोग थे। निर्माता कौन थे? आर्य लोग थे। और आर्य भारत में आए कहाँ से थे? मध्य एशिया से थे। आर्य भारत में कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से आए थे। और आके कहाँ बसे? सप्त सैंधव प्रदेश में। कहाँ बसे? सप्त सैंधव प्रदेश में। आर्य भारत में कहाँ से आए थे? मध्य एशिया थे, एशिया से। और अगर बसे कहाँ? सप्त सैंधव प्रदेश। अब आप कहोगे भैया ये सप्त सैंधव प्रदेश क्या है? तो मेरे भाई, मेरे जिगर के टुकड़ों, थोड़ा सा इधर देख लो, अपने कहीं ने के ऊपर का एरिया। तो अपने कहीं के ऊपर नदियां बहती है, सिंधु, रावी, चिनाब, झेलम, ब्यास, सतलज और सरस्वती। तो ये 7 नदियों का जो समूह है, ये जो 7 नदियों का जो समूह है, ये समूह ये समूह क्या कहलाता है भाई? ये समूह क्या कहलाता है? ये समूह क्या कहलाता है? ये कहलाता है सप्त सैंधव प्रदेश। ये कहलाता है सप्त सैंधव प्रदेश, है ना। इसमें नदियां कौन कौन सी है? नदियां कह सकते हैं भैया कि सिंधु, रावी, चिनाब, झेलम, व्यास, सतलज और सरस्वती। सरस्वती। आगे बात समझ में? अपने वापस आते हैं बात कि भैया ये ऋग वैदिक सभ्यता है। जो वैदिक सभ्यता के 2 भाग हो गए। ऋग वैदिक सभ्यता, दूसरी है उत्तर वैदिक सभ्यता। ऋग वैदिक सभ्यता का समय 1500 से 1000। 1000 से 600 BC। इसके अंदर वेदों का निर्माण होता है ना। और वेद कितने अपने आप सभी को पता है? 4। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ये क्या होते हैं अपने? 4 वेद हो जाते हैं। उत्तर वैदिक सभ्यता और ऋग्वैदिक सभ्यता में थोड़ा सा परिवर्तन आ जाता है। यहाँ पर क्या था कि भैया पशुपालन व कृषि था। क्या था? पशुपालन और कृषि था। यहाँ पर थोड़ा सा परिवर्तन हो गया, कृषि और पशुपालन हो गया। कृषि और पशुपालन हो गया। 1000 ईसा पूर्व के अंदर क्या होता है भैया? यूपी, यूपी के अंतर्जीत खेड़ा, अंतर्जीत खेड़ा, वर्तमान का एंटा, वहाँ एंटा जिला, वहाँ क्या होता है? लोहे की खोज होती है। वहाँ पर क्या होती है भैया? लोहे की खोज होती है। चीज़ें समझ में आ रही है? जल्दी जल्दी पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ, जल्दी जल्दी चीज़ें क्लियर करने का प्रयास कर रहा हूँ, ताकि अपने रिवीजन हो जाए। तो अगर थ्योरी पढ़ाया जाए तो भाई साहब पाषाण परिचय परिचय में 2 घंटे लग जाए, 1 घंटा लग जाए, है ना। हाँ, इतने में 2 घंटे में अपने को पूरा कवर करना है। 2 घंटे में अपने को पूरा कवर करना है। ट्राई करेंगे जितना हो सकेगा, है ना। नेक्स्ट बात, अब नेक्स्ट बात हमारे सामने ये रहती है कि भैया बौद्ध धर्म, महात्मा
बुद्ध। महात्मा बुद्ध की बहुत सारी चीजें हैं। 563 ईसा पूर्व में साके क्षत्रिय कुल में, साके क्षत्रिय कुल में। अब महात्मा बुद्ध की पूरी चीजें नहीं लिखूंगा, मैं इतना लिखूंगा कि भैया संघ में शामिल प्रथम महिला, शामिल प्रथम महिला माँ प्रजापति गौतमी, माँ प्रजापति गौतमी। अभी माँ प्रजापति गौतमी कौन थी? वी माता थी। और महात्मा बुद्ध का लालन पालन किया था, लालन पालन किया था। संघ में शामिल प्रथम वैश्य, वैशाली की नगरवधु कौन थी भैया? आम्रपाली। बुद्ध का प्रधान शिष्य उपाली, प्रधान शिष्य और प्रिय शिष्य, दो नाम आते, दो नाम आते हमारे सामने, आनंद और उपाली, आनंद और उपाली। ठीक है। महात्मा बुद्ध के गृह त्याग की घटना महाविनिष्क्रमण, ज्ञान प्राप्ति महाबोधि, ज्ञान प्रचार धर्म चक्र परिवर्तन और मृत्यु या फिर निर्वाण महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण। ये महात्मा बुद्ध की बातें हैं। और महात्मा बुद्ध के बारे में क्या बात है भाई कि ज्ञान प्राप्ति हुई। देखो दिन कौन सा था? पूर्णिमा। क्या बन गई? बुद्ध पूर्णिमा। और जो पेड़ था, मतलब वृक्ष लिख सकते हैं, वृक्ष बोधि वृक्ष। और जो और क्या था? हाँ, स्थान गया था, बोध गया हो गया। गया क्या हो गया भाई? बोध गया हो गया। ये चीज़ें रहती है कहीं ना कहीं हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट, है ना। गया क्या हो गया? बोध गया हो गया। तो ये महात्मा बुद्ध की बातें होगी। अब मैं बात करूंगा जैन धर्म। जैन धर्म की बात करूंगा तो जैन धर्म में तीर्थंकर हुए हैं 24, 24 तीर्थंकर हुए। 24 तीर्थंकर में देखो, पहला इंपॉर्टेंट है, 19वां इंपॉर्टेंट है, 23वां इंपॉर्टेंट है, 24वां इंपॉर्टेंट है। पहला ऋषभ देव या फिर आदिनाथ, 19वां मल्लीनाथ, 23वां पार्श्वनाथ, 24वां अंतिम महावीर स्वामी। इनके बारे में देखो, ऋषभदेव आदिनाथ प्रथम तीर्थंकर, जैन धर्म के संस्थापक, इनका पुत्र बाहुबली अर्ध तीर्थंकर,
अर्ध तीर्थंकर। मल्लीनाथ महिला तीर्थंकर। महिला तीर्थंकर कैसे ले गई, क्योंकि एकमात्र महिला तीर्थंकर मानी जाती है। पार्श्वनाथ चातुर्याम का सिद्धांत दिया। चातुर्याम का सिद्धांत दिया। चातुर्याम का सिद्धांत। चातुर्याम का सिद्धांत क्या कहता है? अहिंसा, सत्य, अस्त्य और अपरिग्रह। अहिंसा, सत्य, अस्त्य, अपरिग्रह। महावीर स्वामी 24वें व अंतिम तीर्थंकर और जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक। इन्होंने पंचशील का सिद्धांत दिया। इसके अंदर ब्रह्मचर्य ऐड कर दिया। ब्रह्मचर्य ऐड करने से पंचशील या फिर पंच महावर्त कहला दिया। पंचशील या फिर पंच महावर्त कहलाया। आगे बातें। अहिंसा, सत्य, अस्त्य और अपरिग्रह। अहिंसा का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति को मन वचन कर्म से नुकसान नहीं पहुंचाना। अहिंसा। सत्य का मतलब होता है झूठ नहीं बोलना। अस्त्य का मतलब होता है चोरी नहीं करना। अपरिग्रह का मतलब होता है जरूरत से ज्यादा धन का संग्रह नहीं करना। और ब्रह्मचर्य का मतलब होता है ब्रह्मचर्य जीवन अपनाना। आगे बातें समझ में। देखो मैं कुछ चीजें और बता देता हूँ। महात्मा जो सॉरी महावीर स्वामी की बात की, तो महावीर स्वामी की आपसे एक सजेशन कह दूंगा, छोटे भाई के नाते, बड़े भाई के नाते, कि आप जैन धर्म पढ़ो तो जैन धर्म के तीर्थंकर और उनके प्रतीक चिन्ह को जरूर पढ़ना। इतना समय नहीं मेरे पास, मैं लिखवा दूं, नहीं तो मैं लिखवा देता। ठीक है। दूसरी बात, आप एक चीज़ ध्यान रखना, मैं आपको चार बोध संगीति वो करवा देता हूँ, है ना। चार बोध संगीति, उनमें से सवाल आते हैं तो आप उनको गलत मत करना। आगे बात समझ में। कोशिश करूंगा काफ़ी एंशियंट और मिडल तक पहुंचने का। प्लान तो मॉडर्न का था, लेकिन आधा घंटा लेट हो गया और अब नहीं लग नहीं रहा है, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ ये चीज़ भी लिखा हूँ, ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट, ये लिखा हूँ। आगे बात समझ में, तो आप पुराने पेपर देख लेना, एमसीक्यूज देख लेना, रिवीजन देख लेना, नई चीज़ें मत पढ़ना। आप करंट अफेयर देख लेना, आपका ठीक ठाक स्कोर चला जाएगा, है ना। ये सारी चीज़ें हैं। अब मैं आपको कुछ बोध संगीतियाँ कर लेता हूँ, है ना। लिखो भाई। प्रथम बोध संगीति। द्वितीय बोध संगीति। तृतीय बोध संगीति। चतुर्थ बोध संगीति। कब होती है? 483 ईसा पूर्व। 383 ईसा पूर्व। 251 ईसा पूर्व। 1 ईस्वी। शासक था अजात शत्रु। काला अशोक। अशोक। कनिष्क। माँ कश्यप, शब्बकामेर, मोंगलीपुत्र तिस। माँ कश्यप, शब्बकामेर, ये इसके अध्यक्ष थे। मोगलीपुत्र तिस। वसुमित्र और अश्वघोष, दो नाम आते हैं।
वसुमित्र अध्यक्ष था, अश्वघोष उपाध्यक्ष था। और ये क्या है? अध्यक्ष। ये क्या थे? शासक। ये क्या था? समय। और ये क्या थी? संगीति। लिख दो सारी चीज़ें, लिख दो सारी चीज़ें। इसके बाद में संघ में दो विभाजन हो जाता है ना? ईनयान और महायान। ईनयान और महायान। ये अपने बातें रहती हैं बौद्ध संगीतियों की। क्या रहती है अपने? बौद्ध संगीतियों की बातें रहती है। क्या रहती है अपने? बौद्ध संगीतियों की बातें रहते हैं। तो सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता परिचय, फिर सिंधु घाटी सभ्यता, और सिंधु घाटी सभ्यता के बाद में अपने वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता के बाद में अपने बात की बौद्ध धर्म, और अपने बात की जैन धर्म की। एक एक चीज़ें हल्की सी दोबारा आंखें मार लेते हैं ताकि आपकी चीज़ें। विश्व इतिहास हेरोडोट्स, भारतीय इतिहास वेद व्यासी, राजस्थान इतिहास कर्नल जेम्स टोड। उसके बाद में बात की सिंधु घाटी सभ्यता की। देख लो एक एक चीज़ आपके सामने कंप्लीट है। आगे ही चलते हैं, है ना? आगे बात समझ में। अभी अपने को ध्यान रखना है 16 महाजनपदों के बारे में। तो 16 महाजनपद लिखो भाई। अपने टॉपिक रहता है महाजनपद काल। महाजनपद काल में क्या आते हैं? जनपद। देखो कुछ चीज़ें लिखा देता हूँ, ध्यान ये रखना। कबीले जन में बदले, और ये जन महाजनपद में बदले। कुल महाजनपद कितने हैं? 16। दो ग्रंथ अपने जैन ग्रंथों के अनुसार और बौद्ध ग्रंथों के अनुसार 16 महाजनपद है। ध्यान ये रखना है। शक्तिशाली सबसे शक्तिशाली कौन सा था? मगध का महाजनपद। सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा? अब देखो, वो महाजनपद काल सबसे शक्तिशाली कौन सा था? मगध था। तो अपने जब पढ़ते हैं तो मगध साम्राज्य के उत्कर्ष पढ़ने का प्रयास करते हैं, जिसमें अपन कौन कौन से राजवंश होते हैं। तो अब देखो जितने भी महाजनपद है तो महाजनपदों के नाम लिख लेते हैं भैया, है ना? वो आप कहोगे कि भैया आप ये बॉक्स वॉक्स क्या बना रहे हो? बिल्कुल बना रहा हूँ मेरे भाई। नाम पहला क्या आता है? क, का, को, को। कोई भूल जाऊं तो तुम याद कर लेना, है ना? कका को अब अच्छे पग, ममसु। कक्का को अब अच्छे पग ममसु। कैमिन, कंधार, काशी, कुरु, कौशल, अंग, वज्जी, अस्मक,
कका को अब वत्स। मैंने कहा ना कोई भूल जाऊं याद दिला देना, है ना। अस्मक हो गया, अंग हो गया। चेदी देखता हूँ याद रह जाएगा। काश्यकुरु अंग मगध वज्जी वत्स चेदी अश्मक कंधार कंबोज सूरसेन। देखता हूँ। पांचाल, गंधार, मगध, मत्स्य, मगध, मत्स्य, मल, सूरसेन। ये वह कौन सा रह गया रे? वत्स हो गया। ये ए कौन सा रह गया? काशी कुरु अंग मगध वज्जी चेदी वत्स अश्मक गंधार कंबोज सूरसेन। एक आध रहा होगा, देख लेना तुम, है ना। अभी थोड़ा जल्दी जल्दी में हो गया तुम, एक्सप्रेस की तरह चल रहे, कुछ याद नहीं आ रहा है। बाकी देख लेना ना। ये अपने माजन पद काल लेते हैं। दूसरी बात अपने रहता है मगध साम्राज्य का उत्कर्ष। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष। मगध साम्राज्य में अपने क्या रहते हैं? एक तो रहता है शिशुनाग वंश, वृहद्रथ वंश, आर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश। लिखो भाई, ये चीज़ें लिखो। फिर मैं आपको लिखवाता हूँ, फिर मैं आपको लिखवाता हूँ। थक गया यार, थोड़ा तो कर ही सकते हो। पिछले 5-4 घंटे से क्लास ले रहा हूँ, इतना तो। चलो, वृहद्रथ वंश का संस्थापक था वृहद्रथ। उसके अंदर एक आपने नाम सुना होगा, बीच में आके बोल रहा हूँ ना। उसमें आपने एक नाम सुना होगा, जरासंध। जब भीम और जरासंध के बीच में मल्ल युद्ध होता है, तब भीम जरासंध को बीच में से अलग करता है ना। इस भाग को इस भाग की तरफ, इस भाग को इस भाग की तरफ फेंकते हैं, तो वापस कनेक्ट हो जाता है। जरा नामक राक्षस से संधि करने के कारण वो जरासंध कहलाया। वो वापस कनेक्ट हो जाता है, 2 बार जुड़ जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण देखते हैं, भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया, एक तिनका उठाया, तिनके को अलग किया और एक उधर फेंका और एक उधर फेंका। तो फिर क्या, भीम ने जरासंध के एक भाग इस तरफ, इसका भाग इस तरफ, इसका भाग उस तरफ फेंक दिया, तो वापस नहीं जोड़ा। तो वो जरासंध किस वंश से? वृहद्रथ वंश से। मैं बोलूंगा, मैं आपको अंत तक यहाँ तक सारी चीज लिखवा देता हूँ, बोल के समझा देता हूँ। अपने बात करते हैं हरेक वंश की। हरेक वंश के अंदर एक शासक होता है बिंबिसार, जो हरेक वंश का संस्थापक है, मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जा सकता है। और दूसरी बात, जब बिंबिसार शासक बनता है, तो बिंबिसार के बाद में ध्यान रखना कि बिंबिसार ने 550 विवाह किए थे अपने जीवन में। कितने? 550 विवाह किए थे। और बिंबिसार ने सबसे पहले साम्राज्य विस्तार की नीति अपनाई थी, और अंग के राजा ब्रह्मदत्त को हराया था। और अंग का राजा कौन था? ब्रह्मदत्त, है ना। और उसको हरा के साम्राज्य विस्तार की नीति का कदम रखा था। और कहा जाता है कि बिंबिसार की 2 साम्राज्य विस्तार नीति थी। उसके तहत पहले विवाह और दूसरी बार युद्ध। और उसका एक बेटा था अजात शत्रु। तो अजात शत्रु ने अपने पिता की हत्या की थी, तो पहला पितरंता शासक कौन सा बना? अजात शत्रु बना। कौन बना? अजात शत्रु बना। और अजात शत्रु अपने माता और पिता की हत्या करके बना था। उसके बाद अजातशत्रु की मृत्यु भी उसके बेटे उदयन ने की थी। तब दूसरा पितरंदा कौन था? उदयन। शासक कौन सा था? अजातशत्रु। किसे मारा? पिता हरेक वंश के संस्थापक बिंबिसार को। बिंबिसार और बिंदुसार दोनों अलग अलग फंडे हैं। बिंबिसार कौन था? हरेक वंश का संस्थापक। बिंदुसार कौन था? मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा बिंदुसार, पहला सजेरियन बेबी। आगे बात समझ में? फिर अपन बात करते हैं शिशुनाग वंश की। तो एक शासक हुआ शिशुनाग। शिशुनाग के द्वारा रक्षित होने के कारण उसे शिशुनाग कहा जाता है।
फिर होता है नंद वंश। नंद वंश का एक संस्थापक होता है प्यारे साथियों महापद्मानंद। महापद्मानंद। और महापद्मानंद कौन था भाई? नंद वंश का संस्थापक था, बड़ा शक्तिशाली शासक था, बड़ा शौर्यवान शासक था, इसके 10 पुत्र थे। और फिर बात की अपने गणानंद की। इस वंश का शासक था, अंतिम शासक था नंद वंश का। बड़ा शान और शौकत का राजा था, बड़ा रंगीले मिजाज का शासक था। और नग्न स्त्रियों के साथ नहाने में मजा आता था, किसी व्यक्ति को परेशान करने में मजा आता था। और फिर हम बात करते हैं मौर्य वंश की। तो मौर्य वंश में संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। किसे हराया था? गणानंद को। राजनीतिक गुरु कौन था? चाणक्य था। दूसरा नाम क्या है? कौटिल्य। तीसरा नाम विष्णुगुप्त। ग्रंथ अर्थशास्त्र, विषय राजनीति। एक बार किसी एग्जाम में पूछा गया था कि चाणक्य के ग्रंथ अर्थशास्त्र का मुख्य विषय क्या है? राजनीति। मुख्य विषय क्या है? राजनीति। और मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। प्रथम अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना की थी। प्रथम व्यक्ति जिसने सेल्यूकस निकेटर की पुत्री हेलेना से विवाह किया, तो पहला व्यक्ति जिसने अंतर्राष्ट्रीय विवाह कर दिया। 500 हाथी उपहार में दिए थे। सेल्यूकस निकेटर ने 4 प्रांत दहेज के रूप में दिए थे: एरिया, अराकोसिया, जेंड्रोसिया और पेनी पनिशडाई। एरिया, अराकोसिया, जेंड्रोसिया और पेनी पनिशडाई। आगे बात समझ में। और ध्यान रखना, इन्होंने क्या किया था? जो चंद्रगुप्त मौर्य था, चंद्रगुप्त मौर्य के 2 अभिलेख मिलते हैं, मायस्थान और शौगोरा। मायस्थान और शौगोरा, इसके 2 क्या मिलते हैं? अभिलेख। और उसके बाद में शासक बनता है बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य को चाणक्य विष कन्याओं से बचाने हेतु जहर दिया करता था भोजन में थोड़ा थोड़ा। वो एक बार भोजन दूर दराज ने खा लिया उसकी पत्नी ने, तब क्या होता है? उसके पेट में बच्चा पल रहा था, तो उस पर इफेक्ट पड़ता है, उस पर छोटे छोटे धब्बे हो जाते हैं, बिंदु हो जाते हैं, तब उसका नाम सिजेरियन बेबी था। पहला ऑपरेशन करके जन्मा सिजेरियन था। बिंदुसार तो पॉइंटेड बेबी यानी बिंदुसार हो गया, है ना। उसके बाद में बिंदुसार की 16 पत्नी, 101 पुत्र थे। बिंदुसार के समय में विदेशी राजदूत आते हैं सी ए में। सीरिया का शासक एंटियोकस और डायमेकस, है ना। और मिटानी, मिस्र का शासक टॉलमी सेकंड डायोनिसस, ये राजदूत आए थे, है ना। इन्होंने 3 वस्तुएं मांगी थी डायमेकस से कि भैया सूखी अंजीर दे दो, मीठी मदिरा दे दो, और एक दार्शनिक दे दो, है ना। लेकिन इसने क्या दिया? जब चंद्रगुप्त मौर्य ने जब चंद्रगुप्त मौर्य ने डायमेकस से 3 वस्तुएं मांगी थी कि भैया एक तुम शराब दे दो, है ना, ड्रिंक दे दो। शराब दे दी, उसके साथ में चखना भी दे दो, मीठी मदिरा के साथ में चखना, यानी कि क्या मांगे थे? सूखी अंजीर मांगे थे। और फिर तीसरी वस्तु मांगी थी दार्शनिक। डायमेक्स ने मना कर दिया, 2 वस्तु देखकर का हम दार्शनिकों का व्यापार सौदा नहीं करते, दार्शनिकों का व्यापार नहीं करते। और फिर जो बिंदुसार था उसने ज्यादा युद्ध वगैरह नहीं किए थे, न अपनी भूमि दी थी, न किसी की भूमि ली थी। बड़ा शांति प्रिय आदमी रहा था। और इसके बाद में एक शासक बनता है अशोक, द ग्रेटेस्ट अशोक। अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या की है, एक सुसीम को छोड़ा है। पिंगल वत्सजीव ने भविष्यवाणी की अशोक महान राजा बनेगा। और फिर युद्ध होता है, सुसीम को छोड़ता है। 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध होता है, जिसके अंदर नंदराज शासक होता है, उसे पराजित करता है। 1.5 लाख लोग घायल होते हैं, लाख लोग मारे जाते हैं। अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद में बेरी घोष के स्थान पर दम घोष की नीति अपनानी शुरू कर दी, जिसके अंदर कहा कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। बेरी घोष के स्थान पर नीति कौन सी अपना ली? दम घोष की नीति। तो ध्यान रखना, अशोक ने बेरी घोष के स्थान पर दम घोष की नीति कब अपनाई थी? 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध के बाद में। सारी चीजें कंप्लीट है, लिखवाऊं? क्या बातें हुई थी अपनी? वृद्धरथ था, और इसका एक शासक जरासंध भी था, और एक वंश का संस्थापक बिंबिसार था। एक शासक अजात शत्रु भी था, है ना। और एक शासक उदयन भी था। चीजें लिखवाऊंगा। शिशुनाग संस्थापक कौन था? शिशुनाग था। नंदवंश का माँ पद्मानंद था। मौर्य वंश चंद्रगुप्त मौर्य। अब यहाँ से चीजें कनेक्ट कर लेते हैं कि भाई बिम्बिसार, अजात शत्रु। बिम्बिसार के बारे में ध्यान रखना,
मगध साम्राज्य का संस्थापक। साम्राज्यवाद वाद का कदम रखा। अजातशत्रु पितरंता, प्रथम पितरंदा शासक था, है ना। और अजातशत्रु की भी हत्या किसने की थी? उदयन ने। तो दूसरा पितरंदा शासक कौन सा हो गया? और माँ पद्मानंद, और फिर होता है घनानंद। चंद्रगुप्त इसने क्या किया था? प्रथम अखिल भारतीय साम्राज्य की नींव। प्रथम अखिल भारतीय साम्राज्य की नींव। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह कौन से यूनानी व्यक्ति से युद्ध होता है? सेल्यूकस निकेटर से युद्ध होता है। और ध्यान ये रखना है कि सेल्यूकस निकेटर की पुत्री, इसकी पुत्री थी हेलेना। इसकी पुत्री थी हेलेना से विवाह किया था। इसको चार प्रांत, एरिया, अराकोशिया, जेंड्रोशिया, पेनीपनिसडाई प्रांत दहेज के रूप में मिले थे। एरिया, अराकोसिया, जेंड्रोशिया और पेनीपनिसडाई क्या है? दहेज के रूप में इन्हें क्या है? चार प्रांत मिले थे। और भाई साहब चंद्रगुप्त ने भी क्या किया था? सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी, 500 हाथी दान स्वरूप में दिए थे। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन के अंतिम वर्ष में, अंतिम 12 वर्ष में क्या पड़ता है? अकाल पड़ता है। अंतिम में 12 वर्ष में अकाल पड़ता है। तो ये कहाँ जाते हैं? जैन भिक्षु था एक भद्रबाहु, भद्रबाहु, भद्रबाहु से क्या ले ली? दीक्षा लेकर। एक पहाड़ी रहती है श्रवण बेलगोला, मैसूर, कर्नाटक की पहाड़ी। वहाँ पर क्या अपने संतारा या फिर सलेखना पद्धति से। पद्धति कौन सी होती है अपने? संतारा या फिर सलेखना पद्धति। तब लिख सकते हैं संतारा या फिर सलेखना विधि। इसका मतलब होता है उपवास रखकर देह त्यागना। उपवास रखकर देह त्यागना क्या कहलाता है? संतारा या फिर सलेखना पद्धति कहलाता है। आगे बातें समझ में? अगली मैं कुछ बातें और कर लेता हूँ आपके सामने। मैं बात कर लेता हूँ आपके सामने अशोक की। किसकी? या फिर बिंदुसार के जो दार्शनिक आए थे, लिख सकते हो मीटानी, मतलब राजदूत आए थे। और सीएम, मी का मतलब होता है मिस्र, टो का मतलब होता है टॉलमी सेकंड, डायोनिसस, मिस्र देश था, टॉलमी सेकंड राजा था, और डायोनिसस राजदूत था। और किसके दरबार में आता है ये? बिंदुसार के दरबार में आता है। सी, सीरिया देश था। एंटियोकस राजा था। डायमेकस, डायमैक्स, डायमेकस राजदूत था। और ये भी किसके दरबार में आता है? बिंदुसार के दरबार में आता है।
और ये चीज़ और नोट कर लेना, डायमैकस से 3 वस्तुएं मांगी थी, 3। मीठी मदिरा मांगी थी, सूखे अंजीर मांगे थे, और दार्शनिक मांगा था। जबकि ये दे दिया और दार्शनिक का मना कर दिया। आगे बातें समझ में आ गई। मिस्र, टॉलमी सेकंड, डायोनिसस, सीरिया, एंटियोकस, डायमैकस। अगली बात मैं करता हूँ अशोक की। अगली बात मैं करता हूँ अशोक की। बहुत इंपॉर्टेंट बातें अशोक की। कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बातें देख लेते हैं। चीज़ें ये ध्यान रखना कि 99 भाइयों की हत्या की थी। पिंगल वत्स जीव ने पिंगल वत्स जीव ने भविष्यवाणी की थी। पिंगल वत्स जीव ने क्या की थी भाई? भविष्यवाणी की थी। और दम का सिद्धांत दिया। दम का सिद्धांत। अब ये जो दम है, इस दम की जो परिभाषा है, अशोक के दम की परिभाषा, शुद्ध पिटक के दीर्घ निकाय, शुद्ध पिटक के दीर्घ निकाय के रावलोवाद सूत्र से ली गई है। रावलोवाद सूत्र से ली गई है। और भाई अशोक के बारे में और हम क्या बातें करेंगे, यही कि भैया 261 ईसा पूर्व में एक युद्ध लड़ा था, कलिंग का युद्ध। एक युद्ध लड़ा था, कलिंग का युद्ध। अब कलिंग का युद्ध, शासक कौन था? नंदराज राजा था। ठीक है। कलिंग युद्ध का जो परिणाम है, 13वें शिलालेख मिलता है। परिणाम कहाँ मिलता है? 13वें शिलालेख मिलता है। परिणाम क्या निकला? 1 लाख लोग मारे गए, 1.5 लाख लोग घायल। अशोक के जीवन में क्या परिवर्तन आया? बैरी घोष के स्थान पर धम्म घोष की नीति अपनाई। बैरी घोष के स्थान पर धम्म घोष की नीति अपनाई। बैरी घोष के स्थान पर धम्म घोष की नीति अपनाई। अशोक के अभिलेखों के बारे में आपने बहुत सुना होगा, बहुत पढ़ा होगा, बहुत बार चीज़ें अपने कंप्लीट हो रखी होगी अशोक के बारे में, है ना। जहाँ बात करते हैं अशोक के अभिलेखों की, अशोक के अभिलेखों के बारे में सबसे पहली बात की जाए, शिलालेख है, स्तंभ लेख है,
गोवा लेक है। शिलालेखों के भी दो भाग आ जाते हैं। दीर्घ शिलालेख है, लघु शिलालेख है। यहाँ पर भी दो भाग आ जाते हैं। दीर्घ शिलालेख है, लघु शिलालेख आते हैं। और गुफा में चार गुफाएं हैं। चार गुफाएं हैं। कौन कौन सी है? कर्ण, सुदामा, चौपारा, विश्व झोंपड़ी। कर्ण, सुदामा, चौपारा, विश्व झोंपड़ी। दीर्घ में देखो, शाहबाजगढ़ी, मानशेरा, कालशी, धोली, जोगड़, अररगुड़ी। एक दो तीन चार पाँच छ। शोपारा। और अंत में गिरनार। ठीक है। लघु में तो बहुत सारी चीजें। या फिर एक बार दीर्घ लिख दो। दिल्ली टोपारा, दिल्ली मेरठ, लोरिया अर्राज, नंदनगढ़, रामपुरवा, प्रयाग। यहाँ लिख दो सांची, सारनाथ, कौशाम्बी, रुमनदई, निगाली सागर। आगे बात समझ में? रुमनदई एकमात्र अभिलेख जिसका विषय, एकमात्र अभिलेख जिसका विषय आर्थिक है। तो अन्य सभी का क्या है? प्रशासनिक है ना। ये सो के क्या रहते हैं भाई? अभिलेख रहते हैं। मात्र 2 मिनट में अशोक के क्या हो जाते हैं? अभिलेख पूरे हो जाते हैं। देखो अशोक के अभिलेखों को अगर डिवाइड किया है तो किन किन भागों में किया हुआ है? सबसे पहले अभिलेखों में देखो शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख। शिलालेख में दीर्घ, शाहबाजगढ़ी, मानशेरा, कालशी, धोली, जोगड़, एररगुड़ी, शोपरा, गिरनार। लघु में बहुत सारे हैं, कुछ भी लिखो, ये तो इम्पोर्टेंट नहीं रहते हमारे लिए, है ना। और फिर हम जो बात करते हैं स्तंभ लेखों की, दिल्ली टोपारा, दिल्ली मेरठ, लोरिया अर्रास, लोरिया नंदनगढ़, रामपुरवा और भैया प्रयाग। फिर अपने बात की है लघु स्तंभ लेखों की, सांची, सारनाथ, कौशाम्बी, रमणदेव, निकलिश। कौशाम्बी को रानी का अभिलेख भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रानी का अभिलेख। रोमोनदय एकमात्र अभिलेख है जिसका विषय आर्थिक है, अर्थव्यवस्था। क्यों? वहां पर क्या है? लुम्बिनी वन ग्राम। वहां पर क्या है? लुम्बिनी ग्राम। लुम्बिनी ग्राम की कर व्यवस्था अशोक ने जब यात्रा की थी 251 ईसा पूर्व में, तो वहां से क्या किया था पता है? धार्मिक कर मुक्त कर दिया था लुम्बिनी ग्राम को।
और आर्थिक कर भूमि का जो राजस्व कर था जो 1/4 से घटाकर 1/8 कर दिया, है ना। ये सारी चीजें रहती। 4 झोंपड़ियां हैं, मतलब 4 क्या है भाई, 4 गुफाएं हैं। कर्ण, सुदामा, चौपारा, विश्व झोंपड़ी। कर्ण, सुदामा, चौपारा और विश्व झोंपड़ी। आगे बातें समझ में। लिखो भैया, है ना। ये सारी चीजें रहती है। अब अशोक के बहुत सारी बातें, अब मैं आगे जा ही नहीं पा रहा हूँ। अशोक की अभिलेखों में उल्लेखित एकमात्र पत्नी। अभिलेखों में उल्लेखित एकमात्र पत्नी, एकमात्र रानी कारूबा की। तिमर की माँ। तिमर की माँ। अशोक को क्या कहा जाता है, सांच। अशोक को देखो, अलग अलग नेटूर, उद्योगलम, सन्नाटी, अलग अलग अभिलेखों में अशोक को अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। और अगर तिमर की माँ की बात करें तो एकमात्र संतान, जिसकी क्या थी, अशोक की संतान थी। वैसे अशोक की संतान महेंद्र और संघमित्रा भी थी। महेंद्र प्लस संघमित्रा भी थी। संघमित्रा भी थी। ये कहाँ गए थे भैया, श्रीलंका धर्म प्रचार हेतु गए थे। धर्म प्रचार हेतु। और अशोक का वैसे धर्म कौन सा था, धर्म कौन सा था, उपासक बौद्ध धर्म। उपासक बौद्ध धर्म। तो अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किसने किया, तो अलग अलग विद्वान अलग अलग बात बताते हैं कि भैया पहली बात तो निग्रोध नामक एक बौद्ध भिक्षु था। निग्रोध। कुछ इतिहासकार मोगली पुत्र तिष को मानते हैं, है ना। और ये मोगली पुत्र तिष वही है जिसने महेंद्र को भी शामिल किया था। कुछ इतिहासकार उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु को भी मानते हैं। उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु को भी अशोक को बौद्ध धर्म में शामिल होने की बात करते हैं। फिर अशोक के बौद्ध होने का सबसे बड़ा प्रमाण क्या है। अशोक के बौद्ध होने का सबसे बड़ा प्रमाण, अशोक के बौद्ध होने का सबसे बड़ा प्रमाण, बाबरू शिलालेख। बाबरू शिलालेख। कैप्टन बर्ट ने इसकी खोज की है, विराटनगर जयपुर में। क्या मिलता है, बुद्ध, धम्म और संघ का प्रमाण मिलता है। यानी अशोक के बौद्ध होने का सबसे बड़ा प्रमाण क्या है भाई, बाबरू शिलालेख है, जिसकी खोज किसने की, कैप्टन बर्ट के द्वारा इसकी खोज की जाती है। और कुछ बातें कर सकते हैं, ईरानी आक्रमणकारी के कुछ फैक्ट लिखते हैं। ईरानी आक्रमण, ईरानी आक्रमणों की बात करें तो पहला असफल आक्रमण, पहला असफल आक्रमण किसने किया था, एक व्यक्ति का नाम मिलता है सारस।
पहला सफल आक्रमण दारा फर्स्ट, दारा प्रथम या फिर डेरियस फर्स्ट, डेरियस फर्स्ट, दारा फर्स्ट या फिर डेरियस फर्स्ट। भारतीयों को अपनी सेना में शामिल। जर्कसेज या फिर सरियास, ठीक है। यूनानी आक्रमण, सिकंदर। यूनानी आक्रमणकारी कौन था? सिकंदर। पिता फिलिप सेकंड। माता ओलंपियाज। पत्नी रुखसाना। पत्नी रुखसाना। और सिकंदर विश्व विजेता। विश्व विजेता। और द ग्रेटेस्ट सिकंदर, शासक ए मकदूनिया। निरियाकास इसका जल सेनापति। निरियाकास कौन था? जल सेनापति। आम्बी शशिगुप्त। आम्बी शशिगुप्त पुष्करावती। बिना लड़े अधीनता मान ली। तो सिकंदर से लड़ा कौन था भारत में? पूर्व पंजाब शासक था पोरस, पर पराजित होता है। वीरता से प्रसन्न होकर शासन लौटाया। वीरता से प्रसन्न होकर शासन लौटाया। सिकंदर ने सिकंदरिया बहुकेफला और निकैया नगर बसाए। घोड़े का नाम क्या था? बहुकेफला। अमर ने मारा था। पर अमर कौन है? पोरस का भाई। अमर कौन है? पोरस का भाई। आपके सामने एक एक चीजें कंप्लीट है सिकंदर के बारे में। कहते हैं ना, सिकंदर हालातों के आगे झुका नहीं करते। तारा
टूट भी जाए तो जमीन पे गिरा नहीं करते। गिरते हैं हजारों दरिया किसी समंदर में, पर कोई समंदर किसी दरिया में गिरा नहीं करते। है ना? बात सही है। ईरानी आक्रमण, पहला असफल आक्रमणकारी सारस था। ये जेंड्रोशिया के रेगिस्तानी मार्ग से आया था। कहाँ से आया था? जेंड्रोशिया के रेगिस्तानी मार्ग से आया, भारत में आता है। पहला सफल आक्रमणकारी दारा फर्स्ट या फिर डेरियस फर्स्ट, दारा फर्स्ट या फिर डेरियस फर्स्ट। फिर भारतीयों को अपनी सेना में शामिल किसने किया था? जरक्सिस या फिर सरियास ने किया था। जरक्सिस या फिर सरियास ने किया था। और यूनानी आक्रमण नाम आता सिकंदर का। ध्यान रखना, सिकंदर एक विश्व विजेता था, ग्रेटेस्ट सिकंदर, शासक है मकदूनिया, पिता फिलिप सेकंड, माता ओलंपिया, पत्नी रुखसाना, नेरिया का जल सेनापति, पूर्व पोरस पंजाब का शासक था। और वीरता से शासन प्रभावित होकर शासन वापस दे दिया। और बहुकेफला जो घोड़ा था। और सिकंदरिया बहुकेफला निकैया क्या था, इन्होंने नगर बसाया था। इन्होंने नगर बसाया था। ठीक है। आगे बात समझें तो अब मैं आपको सीधा थोड़ा सा दिल्ली सल्तनत की तरफ लेके जाने का प्रयास करूंगा। दिल्ली सल्तनत की तरफ आपको थोड़ा सा लेके जाऊंगा। और दिल्ली सल्तनत में नाम आते ही क्या आता है? गुड़ खातून सेलो। गुड़ खातून सेलो का मतलब होता है गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोधी वंश। मेरे शेरों, पानी पी लो। देखो, जब भी बात करेंगे तब आपके सामने मैं वन से लेकर आऊंगा 5, या फिर सीधे लिख दो। गुड़ खा तू शेलो। गुड़ खा तू शेलो। इसका मतलब होता है गुलाम। कौन सा वंश? गुलाम वंश। खिलजी वंश। तुगलक वंश। सैयद वंश। लोधी वंश। अगर दिल्ली सल्तनत का समय देखें, 1206 से 1526 तक। 1206 से 1526 तक चलेगा। कैसे चलेगा? बताता हूँ। है ना? देखो, गुलाम 1206 में, कुतुबुद्दीन ऐबक, खिलजी 1290 में, जलालुद्दीन खिलजी, तुगलक गयासुद्दीन तुगलक, 1320 खिजर खां, लोधी बहलोल लोधी।
अंतिम इब्राहिम लोदी। अंतिम कौन सा था? इब्राहिम लोदी। ठीक है। गुलाम वंश। इल्तुतमिश भी शासक हुआ है। दासों का दास कहते हैं। रजिया हुई है। रजिया सुल्तान। मध्यकाल की महिला शासिका। मध्यकाल की महिला शासिका। एक शासक बलबन भी हुआ है। लो प्लस रक्त की नीति अपनाई। भारत का बिस्मारक कहते हैं। भारत का बिस्मारक कहेंगे। खिलजी। यहाँ के एक शासक था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिकों का हुलिया नोट करना। हुलिया व घोड़ों को दाग देना। शाही दाग लगवाना प्रथा शुरू की थी। तुगलक में गयासुद्दीन। मोहम्मद बिन तुगलक। है ना? तो मोहम्मद बिन तुगलक कुछ योजनाएं चलाता है ना? कुछ योजनाएं चलाता है। वो योजना भी क्या होती है? जैसे कराची कराची अभियान, खुरासान अभियान, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन और राजधानी दोआ में कर वृद्धि। ठीक है। फिर वापस खिजर का ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। बहलोल लोदी। अंतिम था इब्राहिम लोदी। इनके सामने 1526 में शासक आता है बाबर। पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल। इब्राहिम लोदी युद्ध मैदान में मारा जाने वाला शासक था। बाबर कौन था? मुगल वंश का संस्थापक। मुगल वंश का संस्थापक कौन था भाई? बाबर साहब थे। मुगल वंश के संस्थापक कौन थे? जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर थे। कौन थे भैया? जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर थे। आगे बात समझ में। एक एक चीज़ें उतारो। सबसे पहले दिल्ली सल्तनत। मैं आपको चीज़ें बोल देता हूँ। पहली बात, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। चीज़ें ध्यान रखना। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। 1206 स्थापना होती है। 1206 में स्थापना होती है। 1526 में पूरा हो जाता है। 1526 से 1757 तक मुगल काल का टाइम पीरियड मजबूती होती है। और 1757 से 1857 तक मुगल काल का डाउनफॉल आता है। अंतिम शासक था बहादुर शाह जफर सेकंड। पहला शासक था बाबर। बहादुर शाह जफर सेकंड के बारे में कहा जाता है कि है कितना बदनसीब जफर, 2 गज जमी ना मिली कौन आए यार में। ये वही जफर है जिसने 1857 की रिवॉल्यूशन का किया था, नेतृत्व किया था। दिल्ली का शासक था। नाम मात्र का सुल्तान था अंग्रेजों के
इशारों पे चलता था। और ध्यान रखना, है कितना बदनसीब जफर 2 गज जमीन ना मिली कौन है यार में इसका मतलब होता है जफर कितना बदनसीब है जिस जमीन के लिए तू संघर्ष कर रहा है, लड़ा था जब उसके क्योंकि उसको रंगून जेल में दफना दिया, कि जिस जमीन के लिए तूने संघर्ष किया उस जमीन के अंदर तेरे को 2 गज जमीन ना मिली कौन है यार मेरी मृत्यु के टाइम, है ना। मृत्यु के टाइम 2 गज जमीन तक तुम्हें नसीब नहीं हुई थी। फिर जो अपन ने बात की है खिलजी वंश की, जलालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी। मैं अलाउद्दीन खिलजी का नाम लेते मैं आपके सामने राजस्थान के 4 अभियान दर्शाना चाहता हूँ, 1301, 1303, 1308 और 1311। वो राजस्थान के अभियान रणथंभौर, चित्तौड़, सिवाना और जालौर। हमीर रतन सिंह हमीर रतन सिंह, शातल देव और कानड़ देव। आगे बात समझ में। और उससे भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, जालौर हो जाता है कंप्लीट। फिर मैं बात करता हूँ जलालुद्दीन खिलजी, जो मुख्य शुरुआत का शासक था। उसने कहा था कि रणथंभौर किले को जीत नहीं पानेगा। उसने कहा था मैं कैसे मुसलमानों के बाल के बराबर 10 किले न्यौछावर कर दूँ, है ना। फिर जैसे बात करते हैं लोधी वंश की, तो बेलो लोधी और बेलो लोधी। देखो ये बहुत सारी बातें हैं, लेकिन अभी कुछ बातें हम मुगल काल की कर लेते हैं, है ना। बाबर की मैं कुछ बातें करूँगा, कुछ बातें मैं मुगल काल की करता हूँ इम्पोर्टेंट के रूप में। मैं आपके सामने कुछ चीज़ें मुगल काल के तौर पे लाऊंगा। मुगल काल, मैं मुगल काल के बारे में लिखूं तो हमारे सामने 2 टाइम पीरियड आते हैं, 2 समय आता है। पहला समय 1526 से 1757, या फिर 1707 से 1857। 2 टाइम पीरियड इसलिए लिखा है, 2 टाइम इसलिए लिखा है क्योंकि ये जो काल था ये मजबूती का काल था, और ये जो काल था ये पतन का काल था, पतन का काल था। मैं एक एक बातें करूंगा आपके सामने। मुगल वंश का संस्थापक की बात करूंगा, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। जहीरुद्दीन मोहम्मद जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। इसके बारे में और क्या क्या लिख सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। जिनका जन्म होता है 14 फरवरी 1483 को, 14 फरवरी 1483 को। ट्रांस ऑक्शियाना के रियासत फ्रगना में, ट्रांस ऑक्शियाना की रियासत फ्रगना में। पिता उमर शेख मिर्जा, पिता उमर शेख मिर्जा। 4 पुत्र थे, वैसे पूरी चीज़ लिखवा दूं। माता कुदरू निगार खानम, दादी एहसान दौलत बेगम, 3 पत्नी माम बेगम, गुलरुख बेगम, दिलदार बेगम, है ना। लेकिन लिखो जो भी है, 4 पुत्र कौन कौन से थे? हुमायूं, कामरान, अस्करी, हिंदाल। हुमायूं, कामरान, अस्करी, हिंदाल। हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल। आगे बातें समझ में। इसके 4 युद्ध। पहला युद्ध पानीपत का प्रथम युद्ध।
दूसरा युद्ध, तीसरा युद्ध, खानवा का युद्ध, और चंदेरी का युद्ध, और अंत में घाघरा का युद्ध, है ना। 21 अप्रैल 1526, 1526। खानवा का युद्ध मैं कहूँगा 17 मार्च 1527। 17 मार्च 1527। चंदेरी का युद्ध 1528। घाघरा का युद्ध 1529। और बाबर की मृत्यु कब होती है? 1530। आगे बात समझ में। और बाबर को दफनाया कहाँ था? आगरा के आराम बाग में। और दूसरी बार काबुल में। इसकी आत्मकथा क्या थी? तुजुक-ए बाबरी, तुजुक-ए बाबरी। ठीक है, तो हमने काफ़ी प्रयास किया भाई, अंत तक चलेंगे सेशन को, लेकिन जहाँ तक पहुँच पाए वो अपने लिए मोर देन इनफ है। मिलेंगे अपन एक नए सेशन में। आशा करता हूँ ये सेशन आपके लिए बेहतर साबित हुआ। शुरुआत से लेकर मुगल काल तक हमने चीज़ें कंप्लीट करने का प्रयास किया। मिलते हैं अपन नए सेशन में नए टॉपिक के साथ, एक नए जोश नए जुनून के साथ में। तब तक के लिए आप सभी को राम राम, खम्मा गणी, जय श्री राम, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत।